हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ह्यूमन कैपिटल का मतलब बताना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल को जानते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल से पहले आपको दो वर्ड का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है स्किल एंड एक्सपर्टाइज। देखो, स्किल का मतलब क्या होता है। हर पीपल के पास ना अपनी अपनी स्किल होती है। लाइक मेरे पास टीचिंग की स्किल है ना। मेरे पास क्या है, टीचिंग की स्किल है। वैसे हर पीपल के पास अपनी अपनी की स्किल होती है। किसी के पास अच्छी गाने की स्किल होती है, ठीक है, किसी के पास अच्छी कैलकुलेशन की स्किल होती है। तो हर पीपल के पास अपना अपना एक स्किल होता है। ठीक है। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का मतलब है कुछ भी चीज में एक्सपर्ट होना। ठीक है, कुछ भी चीज में एक्सपर्ट होना। तो आप ना एक्सपर्ट तभी हो पाओगे जब आप उस काम को ईयर आफ्टर ईयर करते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 साल हो गया यूट्यूब पर। ठीक है। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखना आपको, और अभी की वीडियो देखना, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है। पहली वीडियो में मैं जिस तरीके से बोलता था, समझाता था, उससे अभी के समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं क्या होते गया, एक्सपर्ट होते गया धीरे धीरे। तो आप कुछ भी फील्ड में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज होते जाओगे जैसे टाइम चलते जाएगा। ठीक है। आप कोई भी फील्ड में, आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो मार्केटिंग में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो धीरे कुछ साल बीतते जाएंगे, और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे आप मार्केटिंग में उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है। तो स्किल एंड एक्सपर्टाइज का मतलब होपफुली आपने समझ लिया। तो देखो, जो भी पीपल के पास अगर स्किल अच्छी होती है और एक्सपर्टाइज अच्छी होती है ना, तो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी वाला चाहेगा ना कि उसका जो भी वर्कर हो, ठीक है, वो क्या हो, स्किल हो, उसके पास अच्छी स्किल हो, है ना। वैसे हर कंपनी चाहेगी कि जो भी वो वर्कर ले रहा है वो उसके पास क्या हो, वो कोई भी चीज़ का एक्सपर्ट हो। तो अपने आप जो भी जिसके भी पास अच्छी स्किल एंड एक्सपर्टाइज होती है ना, उसकी वैल्यू मार्केट में अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसी चीज को मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे सपोज करना, ये पीपल, ठीक है, यहाँ पे मैं स्किल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपर्टाइज लिख रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी पीपल के पास स्किल और एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। अब मुझे आपको और एक चीज बतानी है ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड। देखो, सपोज करना, ये जो यहाँ पे मैंने इंसान बनाया है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। ये क्या है, मिस्टर एक्स है। अब देखिए, अगर मिस्टर एक्स की, अगर मैं बोलूँ कि मिस्टर एक्स की स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों ज्यादा है, इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मिस्टर एक्स की ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है। ठीक है। अगर मान लो कि मैं कहूंगा कि मिस्टर एक्स की स्किल और एक्सपर्टाइज कम है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि मिस्टर एक्स की ह्यूमन कैपिटल क्या है, कम है। ठीक है। लेकिन लेकिन मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ अभी आपको मिस्टर एक्स के थ्रू समझाया, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल जब भी निकालते हैं ना, तो हर कंट्री अपनी पूरी कंट्री के लोग का टोटल ह्यूमन कैपिटल निकालती है। ठीक है। वो कैसे निकालती है, क्या करती है, वो आगे जानना है, लेकिन अभी आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हर कंट्रीज क्या करती है, अपना ह्यूमन कैपिटल निकालती है। ठीक है। अब आपने, अगर आप ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग में जाओगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कितनी इजी मीनिंग है, आपने स्किल का भी मतलब जान लिया, एक्सपर्टाइज का भी मतलब जान लिया। ठीक है। तो जो भी पीपल के पास स्किल एंड एक्सपर्टाइज होती है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि हर पीपल के पास अपनी अलग अलग स्किल्स होती है, और हर पीपल के पास अपना अलग अलग एक्सपर्ट लेवल होता है। ठीक है। तो जो स्किल और एक्सपर्टाइज पीपल के पास होती है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो होपफुली अभी आपने ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ लिया होगा। ठीक है। बहुत छोटी सी मीनिंग है और बहुत इजी टू लर्न है। अब सेकंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, सपोज करना, ठीक है, सपोज करना कि मैं कहूँ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। और जितनी भी मैं यहाँ पे फिगर्स लूंगा, ये भी सारी एज्यूम वाली फिगर रहेगी। ठीक है। तो सही में समझ मत लेना। सपोज करना कि अगर मैं कहूँ 2015 में,
ह्यूमन कैपिटल 10,000 रुपीज है, ठीक है। और मैं कहूँ कि 2000 एक साल के बाद आफ्टर वन ईयर मतलब 2016 में इंडिया का ह्यूमन कैपिटल दिखा रहा है 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अगर देखोगे तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कुछ भी चीज का बनना या कुछ भी चीज का बढ़ना, इंक्रीज होना, उसे हम फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2015 में जब 10,000 थी लेकिन एक साल के बाद 12,000 हो गई, इसका मतलब यह है कि 2000 से एक साल में क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, एक साल में बढ़ गया। सपोज करना, अगर मैं आपको वापस बताऊं 2015 में आपको ऐसा कहा कि ह्यूमन कैपिटल 10,000 है, 2016 में 12,000 है, इसका मतलब 2000 एक साल में 2000 से ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चों ये जब कुछ भी ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे, प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, मतलब जो पहले की ह्यूमन कैपिटल थी उसमें 2000 और बढ़ गया, ठीक है, और 12,000 बन गया, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी चीज का बढ़ना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। अब और एक चीज है टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। देखो फाइनेंशियल कैपिटल आपको पता है पैसे से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे मशीन, ये सारी चीजें। ह्यूमन कैपिटल हमेशा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ह्यूमन कैपिटल में हम क्या करते हैं, लोगों की स्किल एंड एक्सपर्टाइज की बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखोगे, देखो मशीन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास पैसा हो, ठीक है। तो जब आप क्या हो, इसमें अगर आपको मशीन चाहिए तो आप कहीं ना कहीं पैसे से डिपेंडेंट हो, लेकिन पैसा लगाने के लिए और मशीन्स को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो ना आपका फाइनेंशियल कैपिटल वर्क करेगा, ना कि फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए आज मैंने आपको समझा लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या और कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट था। तो इस न्यू टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कैसे आप ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो भी कंट्री में सारे लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों का कैसे आप ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप सभी को पता है ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल या फिर एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे आप पूरे कंट्री के लोग की स्किल या फिर एक्सपर्टाइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आज लंप सम जो टॉपिक है उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल या फिर आप कह सकते हैं स्किल या एक्सपर्टाइज, हम जो भी कंट्री के पीपल है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर कर दूं कि देखो जब भी आप ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है ना, या फिर कोई भी पीपल का स्किल या एक्सपर्टाइज इंक्रीज होता है ना, तो इससे उस पीपल का भी फायदा होता है, प्लस आपकी कंट्री को भी फायदा होता है। आपका फायदा इसलिए क्योंकि अब जब भी आपकी स्किल और एक्सपर्टाइज जब भी ज्यादा होती है, इसका मतलब आपकी वैल्यू ज्यादा है। आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपनीज क्या करेगी, आपको ज्यादा सैलरी या ज्यादा पेमेंट करेगी, ठीक है। और इससे कंट्रीज को भी बहुत फायदा होता है। अगर कंट्री के लोग जो है वो ज्यादा कमाते हैं, इसका मतलब यह है कि कंट्री भी ज्यादा कमा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है तो इससे एक पीपल को भी फायदा होता है और एक कंट्री को भी फायदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो हम इसमें ये जानेंगे कैसे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन का मतलब अगर आप अच्छी एजुकेशन लेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाएंगे, अपनी स्किल को बढ़ा पाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है, आप देखना। मोस्ट इफेक्टिव वे, अगर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप
एजुकेशन में खर्चा करे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है गुड लिविंग थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, ठीक है, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आपका ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्या क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, सैलरी ज्यादा होगी तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है गुड लिविंग थ्रू आउट द लाइफ। अब यहाँ पे एक लॉजिकल चीज है, देखो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मतलब जितना आप एजुकेशन में खर्चा करोगे, ठीक है, मतलब मान लो आपने एजुकेशन में पूरी अपनी लाइफ में कर लिया 20 लाख खर्चा कर लिया, ठीक है, तो आप हमेशा अपनी एजुकेशन से ज्यादा ही कमाओगे पूरी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये एजुकेशन का सबसे बेसिक और सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आप जितना एजुकेशन में खर्चा करते हैं आप अपनी पूरी लाइफ में उससे ज्यादा ही कमाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी के समय तो ये तो आपकी वैसे बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन आज के समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता। ठीक है, वो खर्चा एजुकेशन में कर तो देते हैं लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ में उतना कमा नहीं पाते। ठीक है, लेकिन ये आपकी बुकिश लैंग्वेज में थी इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन से अगर आप एजुकेशन में खर्चा करेंगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो यहाँ पे एक स्लोगन टाइप का है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका मतलब ये है, साउंड का मतलब होता है कुछ भी चीज का अच्छा होना। तो जब आपकी बॉडी अच्छी होगी तब जाके आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि साउंड का मतलब होता है अच्छा होना। तो जब आपकी बॉडी अच्छी होगी, ठीक है, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तब जाके आपका जो दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, तब जाके वो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अ साउंड माइंड मतलब दिमाग अच्छा काम करेगा जब आपकी बॉडी स्वस्थ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा मतलब उस पीपल के पास, कोई भी पीपल के पास जो भी स्किल होगी वो अपनी स्किल का अच्छा यूज करेगा। ठीक है, प्रॉपरली अपनी स्किल का यूज करेगा। अब मैंने बताया, अब इससे क्या हो जाएगा, एक तो इससे क्या हो जाएगा, कंट्री का जीडीपी भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपकी पेमेंट भी जो होगी, मतलब आपकी वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हेल्थ के कारण भी बच्चों फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी स्किल्स को और अच्छी से यूज कर पाओगे। स्किल्स को अपनी लाइफ टाइम बाय टाइम आप यूज करते जाओगे तो उस चीज में आप एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो अपने आप आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है जब आप काम करते हो ना तो क्या होता है, मास्टर एक मास्टर क्या कह सकते हो, या फिर कोई भी ट्रेनर जो रहता है वो आपको हमेशा चेक करता रहता है, आपके काम को हमेशा चेक करता रहता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका जो ऊपर का जो मास्टर है वो क्या करेगा, आपको टोकेगा, बोलेगा इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाए। ठीक है, मतलब वो आपको समझाएगा पूरी चीजें कि आप कैसे काम को एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब किसी के अंडर पे काम करके सीखना। ठीक है, तो जब मास्टर क्या करता है, वर्कर्स को क्या करता है, उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। मतलब कोई भी जब आप मास्टर के अंडर काम करते हैं ना तो आपको हमेशा बताएगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्प वर्कर शार्पन देयर स्किल्स, ये हमेशा वर्कर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी स्किल को शार्प मतलब बढ़ा सकते हैं। अब वो अपनी स्किल को बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो क्या कर पाएंगे कि उनकी पेमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी और उनका जीडी और कंट्री का जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। अब ये फोर्थ पॉइंट है जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। देखो गवर्नमेंट्स क्या करती है, गवर्नमेंट या फिर एनजीओ वो क्या करती है, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स क्या करती है, एडल्ट्स के लिए रखती है। अब एडल्ट्स के लिए वो क्या करती है, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स रखती है जो कि क्या होते हैं, आपके
जो एजुकेशन जो आप स्कूल में जो पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वॉलेज में जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडल्ट्स को कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड करती है जो उनकी स्किल्स को बढ़ाती है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके उनको बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो पेमेंट भी उनको ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो आंसर बच्चों सब चीज़ में एक ही मिलेगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन का मतलब है वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसका माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जैसे सपोज करना कि मैं हूँ मुंबई में, ठीक है, और मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई से गया दिल्ली में, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने माइग्रेशन किया, मतलब मैं क्या हो गया, शिफ्ट हो गया मुंबई से दिल्ली में, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो अगर आप इंडिया में देखोगे, तो इंडिया में क्या होता है, जितने भी इंडियंस क्या होते हैं वो क्या करते हैं, गाँव मतलब रूरल एरिया से क्या करते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। रूरल एरिया मतलब गांव से वो क्या करते हैं, शहर के इलाके में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शहर के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे उनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, मतलब उन्हें अच्छा पढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल को अच्छी इंक्रीज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी लोग की स्किल बढ़ेगी तो उनकी अपने आप वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आखिरी है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, या फिर कोई भी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा पैसा को लगाती है। क्यों लगाती है, मतलब जैसे सपोज करना कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की होगी तो ठीक है, मतलब मान लो अभी आप मेरी यूट्यूब पे देख रहे हो और बीच में वीडियो के एक ऐड आया स्टॉक मार्केट के बारे में, तो क्या हो गया, आपको उससे पता चल गया कि हाँ भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप उस जगह पे जा सकते हो। मतलब अगर आप वीडियो देखोगे, ठीक है, अगर उस वीडियो में या फिर न्यूज़पेपर में कहीं भी आप देख लोगे कि भाई ये भी एक स्किल है, ठीक है, तो उसकी तो उस चीज को पढ़ के, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप क्या कर लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के वो क्या करते हैं, उस स्किल को क्या करते हैं अपने अंदर लाते हैं, मतलब उस स्किल को पाने के लिए वो क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाते हैं। जैसे सपोज करना कि अगर कि कोई कंपनी ने स्टॉक मार्केट के इस पे बताया कि स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग का सेंटर में जाते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, स्टॉक मार्केट की स्किल को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं और फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है जिससे लोग की क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं स्किल बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली मैंने अभी आपके साथ टोटल 6 पॉइंट शेयर किए, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स या फिर सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो आप इसे नोट कर लेना और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद एक बार बुक रीडिंग कर लेना और आपको सारी लेक्चर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे आपको मेरी वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मतलब इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, हर चीज़ वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देख लेना, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, मतलब इस टॉपिक का पढ़ने का मोटो क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण एक कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़नी है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण एक कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को शॉर्ट में लिख दिया है SCF, ठीक है। तो आप एग्जाम्स में कभी SCF लिख के मत आना, ये तो मैंने आपको इजी तरीके से समझाने के लिए SCF लिखा है, आप इसका यूज़ कभी मत करना, पूरा पूरा लिखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंट्री में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो
यहाँ पे देखना चेंज इन इमोशन एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा है चेंज इन मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये दो अलग अलग है। तो देखो अब पहले चेंज इन इमोशनल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, चेंज इन इमोशनल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, तो ये पीपल से रिलेटेड है। और चेंज इन मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ ये सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, इमोशनल पीपल से रिलेटेड है, मटेरियल सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो आप एक चीज लॉजिकली देखना, जिसके पास भी एचसीएफ मतलब ह्यूमन कैपिटल होता है, ठीक है, उसके पास कहीं ना कहीं स्किल और एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है, अब जो भी पीपल के पास स्किल और एक्सपर्टाइज होती है, वो बंदा हमेशा चाहता है कि वो हमेशा मतलब उसके पास हमेशा एक डिजायर होती है आगे बढ़ने की। ठीक है, वो जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है मतलब स्किल और एक्सपर्टाइज होती है, तो वो सोचता है अरे यार मेरे पास स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों है, मैं अपनी स्किल और एक्सपर्टाइज से और आगे बढ़ता हूँ और अपनी सोसाइटी में अपना नाम कमा लेता हूँ। ठीक है, तो वैसे टाइप के हर पीपल के पास क्या रहता है, एक तरीके का एटीट्यूड होता है। कौन सा एटीट्यूड? ग्रोथ मतलब आगे बढ़ने का, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई पीपल आगे बढ़ता है, मतलब वो कोई भी पीपल जब फाइनेंशियली आगे बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, उस पर्सन की तो ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, एक कंट्री की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आप एक चीज याद रखो, अगर आपकी कोई भी बंदा है, अगर कोई भी पीपल की सैलरी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो रही है। ठीक है, तो हर एक बंदे बंदे के कारण एक कंट्री ग्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है। तो इस बंदे के कारण जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है, कोई भी पीपल के पास, ठीक है, उसके पास एक क्या होता है, ग्रोथ एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, मतलब आगे बढ़ने की एक इच्छा होती है, तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो वो पैसे कमाता है, पैसे कमाता है तो कहीं ना कहीं एक कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेती है। अब है चेंज इन मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, यह है सोसाइटी से रिलेटेड। अब देखो आपकी सोसाइटी, ठीक है, आजकल गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है ना, तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी आजकल वर्कर्स हैं, जितने भी आजकल स्किल ट्रेंड वर्कर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, इनके पास एक अच्छी स्किल आ पा रही है, इनके पास क्या अच्छा एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो जितनी भी हमारी सोसाइटी है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी स्किलफुल हो रही है, और साथ ही साथ उनके पास क्या हो रहा है, एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो बच्चों जब भी कोई सोसाइटी के पास स्किल और एक्सपीरियंस आता है ना, इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटी फ्यूचर में कभी भी कुछ चीज को हार्म नहीं करेगी। मतलब जैसे कोई भी वर्कर है, अब ये वर्कर क्या है, मान लो कि कोई भी वर्कर है, ठीक है, और वो वर्कर्स क्या है, एकदम स्किल और एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उन्हें सब चीज पता है कोई भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी कभी भी कोई भी उस जॉब से रिलेटेड गलती नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, इससे टाइम भी बचेगा, और कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, तो क्या होगी, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उस कंपनी का तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं कंट्री भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि पीपल के पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है, जिसके कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो जाता है, और सोसाइटी के कारण जिसके पास भी ह्यूमन कैपिटल होता है सोसाइटी में, उसके कारण भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। हो, देखो इसको आपको समझना है, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे देखो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो सबसे पहले आपको जानना है फिजिकल कैपिटल क्या होता है। देखो बच्चों, फिजिकल कैपिटल में मशीन्स ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो देखो जब भी ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि लोग क्या हो रहे हैं और स्किल हो रहे हैं, और लोगों के पास और एक्सपीरियंस आते जा रहा है। तो बच्चों जिसके पास भी ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको कुछ भी काम करने के लिए कम समय लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, देखो सपोज करना कि मेरे पास है एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है मेरे पास, और ये मशीन को चलाने का मेरे को स्किल पता है, ठीक है, और इस मशीन को मैं 5-6 साल से चलाते आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इस मशीन को चलाने के लिए क्या हो जाऊंगा, एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगा, और मुझे इसकी नॉलेज भी है। तो आप ये काम जब करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी पीपल को वो इस मशीन को चलाने के लिए टाइम भी बहुत कम लगेगा। और कहीं ना कहीं जब आप उस मशीन को चलाते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उस मशीन से मतलब कुछ भी गलती नहीं होगी आपसे, और कहीं ना कहीं आपका कोई भी रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पीपल स्किल होता है, उसके पास अगर एक्सपीरियंस भी होता है ना, तो उससे उसको हमेशा कुछ भी काम करने के लिए टाइम भी कम लगेगा, और वो हमेशा रिसोर्सेज को कम वेस्ट करेगा। तो बच्चों जिसको भी रिसोर्सेज मतलब टाइम भी कम लग रहा है, रिसोर्सेज भी वेस्ट कम लग रहा है, तो बच्चों उस कंपनी का हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा आएगा। अब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो कंपनी क्या करेगी, और ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब होता है कंट्री में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ भी आपने देखा जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के पास स्किल आ जाएगी, अच्छी एक्सपर्टाइज आ जाएगी, तो उन्हें टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट कम करेंगे, जिसके कारण उनकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगी तो कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। थर्ड है इनोवेटिव स्किल्स। ऑब्वियस बात है बच्चों, जिसके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोगों के पास स्किल और एक्सपर्टाइज जब बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग क्या बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, लोग के पास और इनोवेटिव स्किल्स आएगी तो वो क्या करेंगे, नई मशीन डेवलप करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका प्रोडक्शन में क्या होगा, इनोवेशन होगा, मतलब उन्हें प्रोडक्शन में कॉस्ट कम लगेगी। अब मतलब उन्हें अगर कंपनी में कॉस्ट कम लगेगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के कारण, तो उस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वापस से उस कंपनी ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी तो कंट्री के पास ज्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और अगर उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब वो कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एचसीएफ के कारण आपकी फिर से क्या हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी थ्रू इनोवेटिव स्किल्स। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। देखो, आपने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो बच्चों जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस कंट्री में पैसा, एक कंट्री के पास पैसा आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये इकोनॉमी उससे कंट्री की बढ़ती है। अब आपको पता है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और बच्चों सोसाइटी से रिलेटेड मतलब जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी इशू है, ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब यह है हम क्या कर रहे हैं, सोशली क्या हो रहे हैं, आगे सोशली ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण अगर आपके पास पैसा आता है तो ठीक है, अगर आपकी कंट्री में पैसा आता है इसका मतलब यह है कि वो कंट्री क्या करेगी, उस पैसे को क्या करेगी, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी, हेल्थ में इन्वेस्ट करेगी कि लोग अच्छा पढ़ पाए, लोग अच्छा, लोगों की हेल्थ अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में पैसा आया। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ी, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ हुई और आपकी सोसाइटी भी ग्रो कर रही है ना। तो बच्चों इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि कंट्री में पैसा भी आ रहा है, साथ ही साथ सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, दोनों ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और ये अब बच्चों जब भी एक इकोनॉमी ग्रोथ करती है उसके साथ साथ सोसाइटी भी जब ग्रो करती है ना, तो ये क्या इंडिकेट करती है कि वो कंट्री में क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आपने अगर देखोगे हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वालिटी का यही मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ता है तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कंट्री में इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ कंट्री में सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है। ये इंडिकेट क्या करता है कि कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है। तो आपने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स देखा तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण कैसे कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये वाला लेक्चर होता है खत्म। और मैं आप सभी को तीन चीज बता दूं। सबसे पहला कि आपने अभी मेरी लेक्चर्स देख ली तो अब आपका अगला काम क्या बनता है, आप बुक रीडिंग कीजिए। सेकेंड चीज बच्चों, सारी वीडियोस पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड चीज, आपको वेबसाइट में सारे लेक्चर्स के हैंडी नोट्स जो है वो आपकी businessvidya.co.in में आप चले जाना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों की नोट करने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ को ध्यान रखना। और इसी के साथ बच्चों मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का मोटो क्या है। ठीक है, मोटिव क्या है। देखो, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एचसीएफ हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कैसे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों राइजिंग पॉपुलेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है अगर आप इंडियन है। ठीक है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारी
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि इंडिया के लिए बहुत गलत बात है। अब ये ऐसा क्यों? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करना, अगर मैं आपको आपके एग्जाम्पल से समझाऊँ, आप अपने ऊपर वो एग्जाम्पल रख के देखना। मैं अगर आपसे कहूँ कि केस 1 में कि आपके पास 10,000 सैलरी है और उस 10,000 सैलरी में आपको 2 लोग को संभालना है, ठीक है? तो आज के समय भी 10,000 इनफ है और आप 2 लोग को आराम से संभाल सकते हैं। मे बी आप राशन थोड़ा कम कर दें, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर दें कि बिल कम आए, ठीक है? आप मे बी एकदम हाई क्वालिटी स्कूल में ना पढ़ाते हुए एकदम मॉडरेट या फिर मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, या फिर आप गाड़ी कम कमाएं कि आप गाड़ी कम चलाएं कि आपका पेट्रोल कम बच जाए। मतलब एनी हाउ आप 10,000 से 2 लोग को आराम से आप चला सकते हो, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड केस में कि आपको अगर मैं 10,000 सैलरी दे दूं और मैं आपको बोलूं कि 10,000 में आप 10 लोग को चलाओ, सो क्या आप 10,000 में 10 लोग को क्या मैनेज कर पाओगे? क्या उनकी जिंदगी को चला पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड केस मैंने आपको बताया, वो सेम सिचुएशन है इंडिया के साथ भी। इंडिया के पास बच्चों पैसे उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा है जो इंडिया को संभालना है, ठीक है? तो ये हमेशा गलत बात है, ठीक है? अब आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप उस पैसे, उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है कि आप अपने इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनको संभाल पाओ। तो यहाँ पे आप देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज का साइन बढ़ाया है और यहाँ पे डिक्रीज का बताया है, मतलब साइन बनाया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे पहले पैसा, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, मतलब लोग, कंट्री में कितने लोग है, ठीक है? तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है? इंडिया में पैसा आ तो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। इंडिया में पैसा, इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग इंडिया इकोनॉमिक बट एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ तो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन में आप देखोगे, जनसंख्या में, कि इंडिया की अगर मैं बात बताऊं तो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग रेट से, मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बस बढ़ता ही है, बढ़ ही रहा है, ठीक है? जो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है? तो जो भी कंट्री के पास, इंडिया नहीं, जो भी कंट्री के पास अगर ये सिचुएशन है, तो वो कंट्री के लिए मतलब बहुत बेकार सिचुएशन है, ठीक है? अगर कोई भी कंट्री में ये सिचुएशन आती है, तो उस कंट्री के लिए ये बहुत बेकार सिचुएशन है जो इंडिया फेस कर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो बच्चों आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इंडिया के पास मान लो सपोज इतना पैसा है, ठीक है? तो इंडिया को क्या करना है, इतने पैसे में से हर चीज को देखना है, मतलब उन्हें डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी में भी पैसा लगाना है, वहां भी देखना है, वो एरिया भी कम देखना है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है? साथ ही साथ आपको हेल्थ में भी इंडिया को पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है? साथ ही साथ अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन के लिए भी पैसा खर्चा करना है, मतलब पैसा इतना है लेकिन काम बहुत सारे हैं, ठीक है? तो आप तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा नहीं करती है। बेटा, गवर्नमेंट को बहुत सारे और भी काम होते हैं, ठीक है? जहाँ उन्हें हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है? तो बच्चों, लेकिन होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर पाती है, पॉपुलेशन में कभी मतलब एक्चुअली में ध्यान नहीं दे पा रही है। पॉपुलेशन बढ़ी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर लोगों पे पैसा लगा नहीं पा रही है। तो जितने भी लोग के पास पैसा नहीं लगा पा रही है, उनके एजुकेशन के लिए नहीं लगा पा रही है, ठीक है? उनके हेल्थ के लिए नहीं लगा पा रही है। तो जब एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट लगा नहीं पा रही है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो उनके पास स्किल नहीं आएगी। अब उनके पास स्किल नहीं आएगी तो तब तक उन्हें काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो वो कोई भी काम को करने के लिए मतलब एक्सपर्टाइज नहीं होंगे, ठीक है? तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? लॉजिकली देखना है, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, और पैसे कम है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर लोगों पे खर्चा नहीं कर पा रही है। अब हर लोगों पे खर्चा नहीं कर पा रही है उनके एजुकेशन पे, तो क्या हो रहा है ना, वो पढ़ के अच्छा स्किल पा रहे हैं। अब स्किल नहीं पाएंगे तो उन्हें कहीं जॉब, काम तो मिलेगा नहीं। अब काम नहीं मिलेगा जब तक, तब तक उन्हें कुछ काम करना नहीं आएगा, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनका एक्सपीरियंस लेवल, मतलब एक्सपर्टाइज जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? अब आपकी बुक में स्किल की जगह नॉलेज है, एक्सपर्टाइज की जगह स्पेशलाइज्ड है, ठीक है? तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन। और मैं आपको बता दूं, एचसीएफ का मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। मैंने शॉर्ट में एचसीएफ लिखा है, आप एग्जाम्स में एचसीएफ ना लिखना, आप पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिखना।
अब सेकंड पॉइंट है बच्चों ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंट्री में पैदा हुए हो, आप अपनी कंट्री से पढ़ लिख के जब काम करने की पारी आई तो आप क्या कोई और कंट्री में जाके वहां पे काम कर रहे हो। देखो जैसे इंडिया में एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में होता क्या है, इंडियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे वो पैदा इंडिया में होते हैं, इंडिया में पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन काम करने के लिए वो अलग कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाती है बच्चों, बहुत दिक्कत आ जाती है। कैसे, देखो आपने अगर सुना होगा बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में अच्छा पढ़े हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे हैं। तो जैसे अमेरिका है, वो क्या कर लेती है, वो साइंटिस्ट लोग को बुला लेते, लालच देके कि हम तुम्हें ज्यादा सैलरी देंगे, तुम हमारी कंट्री में आके काम करो। तो अब क्या रहता है बच्चों, जो भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, जो अच्छा इनोवेट कर सकते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, पढ़े और पढ़े इंडिया में, पैदा भी इंडिया में हुए, लेकिन अब पूरी नॉलेज वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका में लगा रहे हैं, वो उस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो उस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा टेक्निक ला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है। अब उनका कॉस्ट कम हो जाता है, उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वहाँ की अमेरिका की कंट्री ग्रो करती है, ग्रो करती है तो कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। ठीक है, तो बच्चों ये इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब आप अपनी कंट्री में पैदा होते हो, वहां पे पढ़ते हो, लेकिन काम करने के लिए आप बाहर चले जाते हो और कोई और कंट्री के लिए काम करते हो, उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब मुद्दा ये होता है कि कैसे वो हमारी ह्यूमन कैपिटल, कैसे वो स्किल और एक्सपर्टाइज में इफेक्ट करता है। देखो जब हमारे जितने भी अच्छे लोग हैं, जब वो कोई और कंट्री में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अदर कंट्रीज के लोग को अच्छा पढ़ाएंगे, है ना, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें समझाएंगे। लेकिन इंडिया में तो कोई बच्चा नहीं, क्योंकि बाहर की कंट्री क्या कर लेती है, सारे अच्छे अच्छे लोगों को तो बुला लेती है, लेकिन अब इंडिया में तो कोई अच्छा इंसान अच्छा जिसके पास बहुत स्किल और एक्सपीरियंस हो वो तो इंडिया में है नहीं। ठीक है, वो सब बाहर चले गए। तो अब इंडिया में जितने भी लोग हैं जूनियर्स हैं, उनको समझाएगा कौन, उन्हें स्किल कौन देगा, उन्हें अच्छा नॉलेज कौन देगा। ठीक है, अब जब तक इंडियन जो भी इंडियंस के जूनियर्स हैं उनके पास जब तक नॉलेज नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे उनके पास एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो भी इंडियंस है वो क्या कर लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिक्रीज इस चीज को फेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा समझाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि सारे अच्छे काम करने वाले वो कई और कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पैसे का लालच दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम इस ब्रेन ड्रेन के कारण भी कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गिरावट आ जाती है। थर्ड पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। देखो बच्चों, इंडिया में ना डिमांड एंड सप्लाई की बहुत कमी है। मतलब इंडिया में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है ना बच्चों, वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो क्या है, ठीक नहीं है। मतलब जो लोग की जरूरत जहां पे है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो लोग की जरूरत जहां पे है वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो लोग की डिमांड जहां पे है वहां पे वो लोग उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, एचसीएफ कम हो जाता है। कैसे, सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो इंडिया में ना आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आप इसे अपने इसमें मत लीजिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ जो कि हकीकत है। ठीक है, मेजोरिटी में होता क्या एक्चुअली में, इंडिया में जो भी टीचर्स के पास बच्चों अच्छी टीचिंग स्किल होती है, और ऐसे मतलब जैसे देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि टीचिंग स्किल क्या होती है। देखो नॉलेज सबके पास होती है, ठीक है, आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स होंगे उनके पास भी नॉलेज होगी, लेकिन उस नॉलेज को कैसे सामने वाले लोग को समझाया जाए उसे हम कहते हैं टीचिंग स्किल। ठीक है, मतलब जो आपके पास नॉलेज है, आपको आपको वो चीज को सिखाना, सामने वाले को सिखाना आना चाहिए, और सामने वाले को वो चीज समझ में आना चाहिए जो आप उसे कहना चाह रहे हो, तो उसे कहते हैं हम टीचिंग स्किल। तो इंडिया में मैं आपको बताऊं तो दो टाइप के मतलब टीचर्स होते हैं, जिनके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स होती है, और एक कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास टीचिंग स्किल बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो इंडिया में एक्चुअली में होता क्या है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल है, वो क्या होता है, घर में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वापस जहाँ पे ठीक है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, स्कूल में वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो सारे बच्चे बोलते हैं अरे यार ये क्या बेवकूफ पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स भी होते हैं, तो उनके पास टीचिंग स्किल जो होती है ना बहुत बुरी होती है। उनको पढ़ाना मतलब उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन उन्हें उस चीज को पढ़ाना और समझाना नहीं आता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोई भी बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ भी चीज, उनके सारी चीजें ऊपर से जाती है। ठीक है, तो अब बच्चों होता क्या है, देखो
सारे बच्चे स्कूल में क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं, ठीक है, नॉलेज लेने आए हैं, मतलब स्किल को मतलब नॉलेज लेने आए हैं। लेकिन उनको तो नॉलेज मिल ही नहीं पाती, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो उस चीज़ को समझा नहीं पा रहा है। अब बच्चे क्या कर पाते हैं? उनके पास नॉलेज तो आती नहीं। अब उनके पास नॉलेज नहीं आती तो वो कैसे फ्यूचर में जाके काम करेंगे? ठीक है, क्योंकि उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है। अब उनके पास जैसे काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास कैसे एक्सपीरियंस लेवल आएगा? और जब तक उनके पास एक्सपीरियंस लेवल नहीं होगा तो कैसे वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट बनेंगे कोई भी फील्ड में? तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया, डिमांड और सप्लाई कभी बैलेंस नहीं होता। मतलब जिस लोग को, मतलब जो अच्छे टीचर्स है जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो वहां नहीं है, वो अपने घर में बैठ के चाय पी रहे हैं। और जो टीचर्स जिनके पास अच्छी टीचिंग स्किल नहीं है, जो जिन्हें घर में बैठना चाहिए, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई का जो इंडिया में बैलेंस है ना, वो हमेशा बेकार है। मतलब जिन लोगों को जहां होना चाहिए वो कभी वहां नहीं होता, वो कहीं और जगह पे होता है। ठीक है, तो बैलेंस हमेशा जो है बेकार होता है। अब जैसी टीचिंग स्किल जो बच्चे को पढ़ना है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, समझ में नहीं आ पाता तो बेवकूफ़ बन जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है तो इसके पास स्किल नहीं आती, ना एक्सपर्टाइज आता है। तो इसका मतलब ये है उसके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल से बताया। मैं आपके टीचर्स को कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपके टीचर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होता है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ और मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है। हमारे वहाँ पे एक ही टीचर है, मैथ्स वाला, जिसके पास अच्छी टीचिंग स्किल है और जिसे समझाना आता है, और बाकी सारे बर्बाद है। ठीक है, पूरा चीज ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है इंडिया की। ठीक है, जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज होता है। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, पीसी कल्चर आती है, हॉर्टिकल्चर आती है। तो ये सारी क्या आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन माना जाता है। मतलब इंडिया में, मतलब जो सबसे ज्यादा पीपल है वो प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट है। और प्राइमरी सेक्टर के कारण क्या हो रहा है इंडिया में? मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बैकबोन माना जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हम जितने भी जो भी पीपल एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल विजडम फॉलो करवाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? उन्हें पुरानी मतलब आप ऐसे कह सकते हो पुरानी प्रथा जो होती है, ठीक है, जो पुरानी प्रथा जो हमारे पूर्वज एक्चुअली में करते आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम जिस तरीके से काम करते हैं वो सिखाया जा रहा है। ठीक है, ना उन्हें कोई मशीन्स के बारे में सिखाया जा रहा है, ना कुछ अच्छी चीजों के बारे में सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आउटपुट जो है नहीं आ पा रहा है। लोग क्या हो रहे हैं? स्किल नहीं हो पा रहे हैं, ना उनके पास एक्सपीरियंस लेवल अच्छा आ पा रहा है, जिसके कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अगेन सेम है, जैसे कॉलेजेस है आपके पास, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो स्टेब्लिश तो हो रहे हैं इंडिया में। इंडिया में कॉलेजेस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, जहाँ पे उनको आपको एसी में बैठाया जा रहा है। ठीक है, एडुकॉम या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्टेब्लिश तो हो रहा है अच्छा। लेकिन बच्चों आज भी कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत बेकार है। स्टेब्लिश हो रहा है आज के ज़माने में, एसी लग रहा है, हर चीज़ हो रही है, अच्छी फैसिलिटी तो मिल रही है, लेकिन जो आपकी पढ़ाई का जो कंटेंट है ना, वो भी आज 2000 ईयर के जो पहले जो पढ़ाया जाता है कंटेंट, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी कारण कहीं ना कहीं लो एकेडमिक स्टैंडर्ड आपको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, स्टेब्लिश तो हो रहा है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, लेकिन क्वालिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ओल्ड टीचिंग मेथड्स के कारण। ठीक है, अब बच्चों इससे हो क्या पाता है? जो भी बच्चे हैं आज के समय में, जो उनके पास स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, वो उनके पास स्किल्स एंड नॉलेज नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। और काम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज दिखाता है, या फिर कम रेट से ग्रो करता है। ठीक है, तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के कारण भी। तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ कुछ 5 पॉइंट शेयर की करे हैं। ये 5 पॉइंट्स आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब मुझे आपको 3 चीजें बतानी है। पहली चीज, सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट वाइज। सेकेंड चीज, आप रीडिंग करना, बुक रीडिंग, मेरे इस चीज को पढ़ने के बाद आप 2 बार बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। थर्ड चीज, आपको अगर ये हैंडी नोट्स चाहिए, लेक्चर के हैंडी नोट्स चाहिए, तो आपको ये businessvidya.co.in में मिल जाएगी, और उस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आपको मेनू बार में नोट्स मिलेगा, वहां पे नोट्स में आपको इजिली मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो बच्चों मैं होपफुली चलता हूँ, और आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन,
आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही रद्दी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही रद्दी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये वाला। ठीक है, बट हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ ले। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली में 3 टॉपिक्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो मेन अपन पढ़ने वाला है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो 3 हिस्सों में ये टॉपिक जो है डिवाइडेड है। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं एजुकेशन लिटरेसी का मतलब क्या है। देखो, एजुकेशन का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग टू डेवलप स्किल इज कॉल्ड एज एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल भाषा में मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है। ठीक है, आपको मीनिंग पूछेगा तो आप इजिली लिख देना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग टू डेवलप स्किल, इट इज कॉल्ड एज एजुकेशन। लेकिन अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो, सबसे पहले आप स्कूल करते हो। ठीक है, स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। हम ऐसा मानते हैं कि स्कूल में आपको ज्ञान मिलता है। फिर स्कूल का जैसी हो जाता है, उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जाते हैं। ठीक है, वहाँ भी आपको ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप स्कूल और कॉलेजेस से ज्ञान लेके आते हैं, ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज लेके आते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपको स्किल मिल गई। ठीक है, मतलब अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो जब आप स्कूल और स्कूल कर ले मतलब जब आप स्कूल कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, ठीक है, जब आप कॉलेज के जैसे आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, तो एक्चुअली में होता क्या है, आपको आपको एक सर्टिफिकेट मतलब एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है, कागज का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे आप कहते हैं सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बच्चों, जिस दिन आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी करके आपको ये कागज का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, तो इस दिन से आपको एक एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब एजुकेशन क्या, ये टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग प्रोसेस है जिससे आप ज्ञान हासिल कर लेते हो। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग टू डेवलप स्किल। अब यहाँ पे आपको जानना है कि एजुकेशन का तो मतलब आपने जान लिया। ठीक है, लेकिन जैसे आप स्कूल और कॉलेजेस को कंप्लीट करके निकलते हो, तो आपको एक कागज का टुकड़ा मिलता है। ठीक है, और जिस दिन आपको कागज का टुकड़ा मिलता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आप क्या हो, एजुकेटेड पर्सन में आपको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड बात है लिटरेसी की, कि लिटरेसी क्या होता है। देखो, जो भी बंदा जिसको रीड करना आता हो, पढ़ना आता हो, और जो भी बंदा जिसको राइट मतलब लिखना आता हो, वो पर्सन को लिटरेट पर्सन कहलाया जाएगा। ठीक, तो लिटरेसी का मतलब क्या, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। मतलब अगर आप रीड रीड कर सकते हैं और आपको लिखना आता है, तो आप मतलब आपके पास क्या लिटरेसी है, मतलब आप क्या लिटरेट पर्सन हो। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होता है बच्चों, लिटरेट पर्सन के पास ना कभी भी कागज का टुकड़ा नहीं होता। ठीक है, कभी भी उसके पास कागज का टुकड़ा नहीं होता, इसलिए लिटरेट पर्सन को कभी भी हम एजुकेटेड पर्सन नहीं मानते। लेकिन जो भी एजुकेटेड पर्सन होता है ना, उसे हम लिटरेट पर्सन भी मानते हैं। देखो, अब भाई कॉमन सी बात है यार, आप स्कूल कर लोगे, आप कॉलेज कर लोगे, तो आपको बट ऑब्वियस आपको रीड भी करना आएगा और लिखना भी आएगा। ठीक है, तो आप जो एजुकेटेड पर्सन है वो अपने आप लिटरेट पर्सन भी कहलाता है। लेकिन जब लिटरेट पर्सन कभी भी एजुकेटेड पर्सन नहीं कहलाता, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लो कि मैं स्कूल से भी कॉलेज से करते करते जितना ज्ञान मेरे पास है, जितना मेरे पास दिमाग है, ठीक है, और उतना सेम दिमाग इस लिटरेट पर्सन के पास भी है, लेकिन तब भी ये जो लिटरेट पर्सन है ना, इसको एजुकेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके पास ये कागज का टुकड़ा नहीं है। ठीक है, इसके पास कागज का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि इसने ना स्कूल किया है ना कॉलेज किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ लिटरेट पर्सन माना जाएगा। लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैंने स्कूल किया है, कॉलेज किया, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ गया है,
तो इस सर्टिफिकेट के कारण मेरे पास एक थप्पा लग गया कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। ठीक है, भले ही दोनों के पास ज्ञान बराबर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बच्चों तो एजुकेशन और लिटरेसी आपस में बहुत अलग चीज है। ठीक है, मैं मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एजुकेशन के अंदर लिटरेसी आती है। जो भी बन और जो एजुकेशन का मतलब है एजुकेटेड पर्सन, लिटरेसी का मतलब है लिटरेट पर्सन। और एक चीज हमेशा याद रखना कि एजुकेटेड पर्सन लिटरेट पर्सन भी रहता है, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन है वो क्या लिटरेट पर्सन भी है, लेकिन जो लिटरेट पर्सन है वो एजुकेटेड पर्सन नहीं है। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना। तो इसलिए दोनों के बीच में बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब अगले टॉपिक में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब एजुकेशन को लेना इतना हमारे लिए महत्व क्यों है। ठीक है, जब जैसे ही बच्चों आप एजुकेटेड मतलब एजुकेशन ले लेते हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो, तो हम ये मानते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हो। ठीक है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। मेंटल हॉरिजन, एक्सपेंड मेंटल हॉरिजन मतलब आपका सोच विचार करने की शक्ति जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड मतलब आप सोसाइटी के सामने खड़े होने लायक बन गए हो। ठीक है, प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड। डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी, हम ये माना जाता है कि जैसे आप इस स्कूल कॉलेज कर लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है। और हम ऐसा भी मानते हैं कि जैसे आप स्कूल और कॉलेज कर लेते हो तो आपके पास अच्छी नॉलेज स्किल आ जाती है, तो आप कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कंट्री को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, 6 पॉइंट्स। ठीक है, अब है अगला टॉपिक जो इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो सबसे पहला था ये हम लोगों ने कर लिया। दूसरा है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये टॉपिक ये कहता है कि गवर्नमेंट को क्यों जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ में टांग घुसाना। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं इंटरवेंशन का मतलब है कि क्यों गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में आती है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट हमेशा एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में वो आती है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे सपोज करना कि मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से बात कर रहे हो, और फिर सामने से कोई फ्रेंड आ गया हमारा जो हमारे कन्वर्सेशन के बीच में अपनी टांग घुसा दिया, ऐसे कहते हैं ना। तो सेम चीज है कि गवर्नमेंट क्यों एजुकेशन और हेल्थ के बीच में हमेशा आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तीन वजहों के कारण गवर्नमेंट हमेशा एजुकेशन और हेल्थ में अपनी टांग घुसाती है। ठीक है, सबसे पहला ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हाँ देखो, क्योंकि ना होता क्या है, एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट आती है क्योंकि गवर्नमेंट आराम से अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का पता होता क्या है, अगर प्राइवेट सेक्टर ने 5 करोड़ लगाया तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहेगी कि वो 5 करोड़ लगाई है तो उसको 5 करोड़ से ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट क्या पता है कैसी है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा भी लगा देती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कभी भी ये मेंटेलिटी नहीं होती कि भाई हम लोग ने 10 करोड़ लगा दिया तो हमें 10 करोड़ चाहिए ही। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं सोचती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर देती है कि सारे लोगों का बस भला हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है ह्यूज इन्वेस्टमेंट के कारण क्या करती है गवर्नमेंट, हमेशा एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में लग गया तो क्या हो जाएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में लग गया एजुकेशन और हेल्थ तो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के कारण कि जो भी गरीब लोग हैं वो कभी भी अपना इलाज नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा ह्यूज इन्वेस्टमेंट खुद ही करती है एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में। प्राइवेट सेक्टर मैंने अभी बताया हाई प्राइस चार्ज, गवर्नमेंट इसलिए भी टांग लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर को बोल दी कि तुम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को संभालो तो क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर बोलेगा कि अगर तुम्हें इलाज करवाना है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी वजह के कारण क्या रहती है, गवर्नमेंट बीच में आती है और बोलती है कि नहीं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, सबको बहुत सस्ते में क्या करवा देती है, फैसिलिटी दे देती है। थर्ड पॉइंट है सोशल वेलफेयर फॉर अ पुअर पीपल। हाँ, गवर्नमेंट तीसरी वजह जो गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम लोग
हेल्थ और एजुकेशन में नहीं आएंगे तो पुअर पीपल का कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पुअर पीपल्स के कारण भी क्या करती है, एजुकेशन और हेल्थ में आती है। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल बनाती है, ठीक है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे पुअर पीपल का आराम से हो जाता है। हेल्थ, आपको पता है कि जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया था, जैसे मिल्क प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ जितने भी पुअर पीपल है उनको फ्री में मिल दिया जाए, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 वजह है जिसके कारण क्या करती है गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में आती है। अब बच्चों, थर्ड है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले बच्चों आप ये काट दो, ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया। इससे आपको मैं एक काम करता हूँ, इस डाटा को मैं आपको बुक में जो दिया है डाटा उससे आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपने ये वाला मतलब ये वाला अगर आपने डाटा को याद कर लिया तो आप इजीली क्या कर पाओगे, आराम से ये टॉपिक को कर पाओगे, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। देखो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ 5 ईयर प्लान, जो हम लोग ने 5 ईयर प्लान किया था ना इंडिपेंडेंस के बाद, हमारा उससे एजुकेशन सिस्टम बढ़ने लगा, मतलब अच्छा होने लगा। कैसे, देखो मैं अभी आपको डाटा के थ्रू समझाता हूँ। देखो होने क्या लगा कि जो भी देखो 1950 और 2011 और 12 के डाटा से हम कंपेयर करेंगे। देखो प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1950 में सिर्फ 2.23 लाख था, ठीक है। 5 ईयर प्लान हम लोग ने किया तो उसके कारण वो बढ़ के 11.92 हो गया, ठीक है। सेकेंडरी एंड सीनियर हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल पहले 7.4 थाउजेंड था 1950 में, लेकिन हमारे 5 ईयर प्लान के कारण 2.112 हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे ये कॉलेज भी बढ़ गया, ऐसी यूनिवर्सिटी भी बढ़ गया, तो एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है, बढ़ जाना। अब है सेकेंड पॉइंट है एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल होता है ना, वहाँ पे सिर्फ क्लास 1 to 8 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे एज ग्रुप रहते हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चे क्या रहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो देखो 3 टाइप के स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर स्कूल। तो बच्चों प्राइमरी और मिडिल स्कूल को अगर हम जोड़ दें साथ में तो वो उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर क्या आता है, प्राइमरी स्कूल आ जाता है, मिडिल स्कूल आ जाता है। तो बेसिकली क्लास 1 से लेकर 8 तक जो भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपकी हायर स्कूल में क्या रहता है, क्लास 9, 10, 11 और 12 बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप एक चीज देखना, अगर मैं आपको फिर से डाटा में ले जाऊँ, अगर मैं आपको फिर से फ्लो चार्ट में लेके जाऊँ तो आप देखना प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, आपको पता है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल को जब हम साथ में जोड़ देते हैं तो एलिमेंट्री स्कूल कहलाता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले 1950 में कितना था, 2.23 लाख, ठीक है। सेम चीज अगर आपने डाटा लर्न कर लिया ना आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। 1950 में 2.23 लाख था और फिर वो बढ़ के क्या हो गया 2011-12 में 11.92 हो गया, देखो, ठीक है। सेम चीज है, बस डाटा याद करना और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप अपना ज्यादा कभी भी दिमाग इसमें भिड़ाना मत। थर्ड पॉइंट है हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। अब आपको पता है हायर स्कूल में इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9, 10, 11, 12 यहाँ पे आते हैं। तो देखो अगर आप फिर से डाटा में देखोगे तो यहाँ पे आप देखना सेकेंडरी या फिर हायर स्कूल 7.4 थाउजेंड था 1950 में, और लेकिन और फिर बढ़ के आप देखो 2011 में 2.112 हो गया, देखो 2.112 हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है कि बच्चों जैसी हायर सेकेंडरी मतलब ये सारी चीज़ हुई ना, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नवोदय विद्यालय भी लाया, केंद्रीय विद्यालय भी लाया। देखो नवोदय विद्यालय ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्टेट में रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल्स होते हैं जो मतलब रहते स्टेट में लेकिन इन्हें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। नवोदय विद्यालयों की स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए लाया कि इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन, मतलब लोगों को अच्छी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, इसलिए लाया। अब फोर्थ है कॉलेज या यूनिवर्सिटी।
अभी आप फिर से देखो बच्चों, डाटा में जाओ, कॉलेज कॉलेज देखो कॉलेज, ठीक है, कॉलेज 2019 में सिर्फ 578 था, फिर बढ़ के 589 हो गया। देखो कॉलेज क्या हो गया, 578 था, फिर बढ़ के कितना हो गया, 35829। वैसे आप यूनिवर्सिटी का देखोगे तो 27 था 1950 में, और फिर 1911 में क्या हो गया, 665। तो देखो 665, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये है। ठीक है, तो बस हमें एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ हमें बताना है। तो देखो आप यहाँ पे देखोगे तो हर जगह बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया। ठीक है, अब देखो टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन में भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। ठीक है, जैसे आईआईटी भी गवर्नमेंट लाने लगी। ठीक है, एनपीएल, एनपीएल का मतलब होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें भी ला दिया, आईआईटी भी आप समझते हैं। ठीक है, और फिर साथ ही साथ अगर आपको अगर आपको एग्जाम में लिखना आ गया थोड़ा सा, तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो कि जैसे टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन 1950 में सिर्फ 43 था, और फिर आज के समय में वो 1418 से मतलब 1418 है, मतलब इतना बढ़ गया। ठीक है, आप ऐसा भी बता सकते हो। फिजिक्स है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन सेक्टर में 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन कमीशन बैठा दिया, जो एजुकेशन सेक्टर को संभालती थी। वैसे 1976 में गवर्नमेंट ने फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम लाया, जो एजुकेशन को अच्छा ग्रोथ करने के लिए हेल्प किया। और फीमेल के लिए क्या लाया गया, फीमेल के लिए वुमेन एजुकेशनल काउंसिल भी लाया गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे 6 पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बच्चों एक बार बस रीड कर लो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि बहुत ही रद्दी और फालतू सा टॉपिक है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिख देना है, और इसको बस एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझा दे रहा है। तो आप एक बार वो चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फ्लो चार्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, फ्लो चार्ट नहीं कह सकते, एक चार्ट मैंने जो अभी आपको बताया उसको आप कर लोगे तो इजिली आप ये टॉपिक को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अभी क्या, आपको बुक रीडिंग करनी है, मेरी लेक्चर्स जैसे आप लेक्चर देख लोगे आपको एक बार बुक रीडिंग करनी है अच्छे से। सेकेंड चीज, आपको सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी फॉर फ्री, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड चीज, अगर आपको हैंडी नोट्स चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, businessvidya.co.in में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोर्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि आज भी क्यों हमारा एजुकेशन, क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार है। ठीक है, क्यों इंडिया के एजुकेशन में आज भी बहुत सारे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको कुछ 7 रीज़न बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम लोग जानेंगे कि क्यों आज भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, और आज भी बहुत ज़्यादा हम चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी रीज़न। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइमरी रीज़न ये है कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो इसका यह है क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, पुअर होती है। इन द सेंस, इसका कहने का मतलब ये है कि भले ही आज भी हम हमारा स्कूल सिस्टम में, ठीक है, हम लोग अच्छे से एडुकॉम से और टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत पढ़ाना चालू कर रहे हैं, लेकिन हम जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी 2000 पहले का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतना पुराना कंटेंट जो है आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पूरा थियोरटिकल एस्पेक्ट्स में काम करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इंडिया एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। थर्ड है पुअर ऑफ मतलब प्रूफ ऑफ रेसिडेंट डोमिसाइल। एक्चुअली बच्चों अगर मैं आपको ये सी और ये डी पॉइंट कर दूं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। देखो होता क्या है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वर्क हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें अगर एडमिशन लेना है कहीं पे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जहाँ तुम रहते हो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम वहाँ के
मतलब वहाँ के रहने वाले हो कि नहीं, ठीक है, तो उसे हम डोमिसाइल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं पाता और वो एजुकेशन में मतलब जो लोग एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते। ठीक है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं, जो भी मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी आज भी बहुत सारे लोग इलिटरेट है, ये एक वजह है। और थर्ड है पेरेंट्स फोर्स टू पे फीस। ठीक है, अब जो भी पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पाता, हम उनको एजुकेशन सिस्टम कहता है कि अगर तुम फीस नहीं दे पा रहे हो तो तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इशू है जो कि मैंने प्राइमरी रीजन के अंदर डाल दिया है। सेकेंड है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। अब बच्चों लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट में इलिटरेट का मतलब क्या होता है, देखो आपने पिछली वाली क्लास में जान के रखा है, लिटरेसी मतलब होता है कि जो लोग पढ़ और लिख सकते हैं। तो जो लोग पढ़ और लिख सकते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, लिटरेट पर्सन कहते हैं, लिटरेट पीपल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इलिटरेट क्या, ये जस्ट लिटरेट का अपोजिट है, मतलब जो लोग नहीं पढ़ और लिख पाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं, डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छी बात ये बताऊं, ठीक है, मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कभी जो कि बच्चों इलिटरेट पीपल इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में जितने भी लोग इलिटरेट है ना, तो वही सेम संख्या पूरी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है। मतलब एक कुछ कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन, उतनी पॉपुलेशन इंडिया में इलिटरेट है। ठीक है, तो ये बहुत इंडिया के लिए बहुत बेकार बात है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं, उसके बाद कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा आता है। ठीक है, उस कागज के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहते हैं। आपकी डिग्री आ गई आपके हाथ में। ठीक है, तो इंडिया की बच्ची सबसे बड़ी कमी ये है कि वो सिर्फ डिग्री में ही फोकस करता है, डिग्री ओरिएंटेड है। इंडिया इज अ डिग्री ओरिएंटेड कंट्री। ठीक है ना, वो सिर्फ लोगों की डिग्री पे विश्वास करता है, ना कि लोगों के दिमाग पे। ठीक है, नॉट स्किल ओरिएंटेड, इसलिए मैंने लिखा है वो सिर्फ डिग्री पे काम करता है लेकिन लोगों के दिमाग में ज्यादा काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी पीछे है। जेंडर वाइज, अब आज भी आप देखोगे कि गांव में बहुत सारे आज भी जेंडर वाइज होते हैं, मतलब फीमेल को एक्चुअली में उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें पढ़ने का कोई एक्चुअली में फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या, उनके पेरेंट्स जो रहते हैं वो फीमेल पे, मतलब जो भी लड़की रहती है उनके पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जो भी आज आज भी जो भी गांव के पीपल है, उनके पास बच्चों ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है। ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड मतलब पुराने ज़माने का एटीट्यूड। ठीक है? या फिर जो बहुत नीचे या फिर जो बहुत बेकार सोच रखने वाले हैं, तो उनके जैसा मतलब ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ पीपल के कारण आज भी जो फीमेल्स है वो क्या कर रही है, जेंडर वाइज मतलब वो एजुकेशन में जा नहीं पा रही है अपनी फैमिली के कारण। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है लो रूरल एक्सेस लेवल। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो जो भी आज भी रूरल पीपल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेसिकली मतलब रूरल पीपल इन द सेंस आप ऐसे कह सकते हो कि जो पीपल टाउन में रहते हैं, छोटे छोटे विलेज में रहते हैं, गाँव गाँव में, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूरल पीपल कहते हैं। ठीक है, तो जो रूरल पीपल है ना, ये आज भी एजुकेशन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आज भी एजुकेशन जो है वो हमारा पीछे है। सिक्स पॉइंट है बच्चों प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन आप जितने भी स्कूल्स देखते हो, ठीक है, जितने भी प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स हैं, वहां पे क्या रहता है बच्चों, फीस जो रहती है उनकी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी भी वो ज्यादा देते हैं। ठीक है, फैसिलिटी भी वो क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं। तो बच्चों यही चल के क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन स्कूल के कारण क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन स्कूल सिस्टम के कारण रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, ठीक है, वो और बढ़ जाता है। मतलब जो बच्चा बहुत सस्ते स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है, इसलिए बेकार लगता है कि जो बड़े बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कारण उन्हें थोड़ा बेकार लगता है। उन्हें लगता है कि यार उनके पास फैसिलिटी भी सारी ज़्यादा है, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा रेपुटेड स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको अच्छी मतलब उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पुअर लोगों के पास ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है, और कहीं ना कहीं रिच के पास भी ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि अरे यार वो तो छोटे स्कूल से है करके, वो छोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है करके, तो ये हमारे लेवल का नहीं है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो थोड़ी मेंटालिटी आ जाती है ना, तो ये क्या क्रिएट कर देता है, एक तरीके से रिच और पुअर के बीच में क्या कर देता है, गैप को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है?
जिसके कारण भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। ठीक है। अब सेवेंथ है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हाँ, गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है बच्चों, प्रॉमिस करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये सारी चीजें, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, एजुकेशन के लिए भी प्रॉमिस करती थी, लेकिन वो प्रॉमिस को वो कभी फुलफिल नहीं कर पाती थी। ठीक है, वो प्रॉमिस को क्या करती थी, कभी फुलफिल नहीं कर पाती थी, मतलब उस जो प्रॉमिस उन्होंने गवर्नमेंट ने किया उस प्रॉमिस को वो निभा नहीं पाई, उसे हम फुलफिल कहते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती थी उसे कभी फुलफिल नहीं कर पाती थी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी जीडीपी, आप जीडीपी मत समझते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो भी पैसा ईयर एंड में आता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी जीडीपी का पैसा है उसका 6% पैसा हम एजुकेशन में स्पेंड करेंगे। ये क्या थी, गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, प्रॉमिस करती थी, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट रियलिटी में क्या करती थी, सिर्फ 6% की जगह सिर्फ 4% पैसा क्या करती थी, एजुकेशन में खर्चा करती थी। तो ये था गवर्नमेंट का प्रॉमिस करना, वो गवर्नमेंट कभी क्या करती थी, पूरा नहीं करती थी। ठीक है, तो ये इसके कारण भी क्या करती थी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं क्या करती थी, 6% बोलती थी लेकिन करती 4% थी। तो कहीं ना कहीं वो क्या करती थी, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एजुकेशन में खर्चा जो है बहुत कम करती थी। ठीक है, तो ये 7 रीजन है जिसके कारण कहीं ना कहीं आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस कर रहा है और आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन प्राइमरी, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, इनएडुकेटेड वोकलाइजेशन, जेंडर बायस, लो रूरल एक्सेस लेवल, प्राइवेटाइजेशन, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो ये 7 रीजन है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना और 3 बातें ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात ये, आपको बुक रीडिंग करना है। सेकेंड बात ये कि आपको सारी वीडियोस हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगी और इस चैप्टर की भी मैंने प्लेलिस्ट में डाली है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये हैंडी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करना, नीचे एक वेबसाइट की लिंक दी गई है businessvidya.co.in, वहां पे जाना। आपको जैसे ही जाओगे तो आपको वो वेबसाइट में ले जाएगी। वेबसाइट में आपको नोट्स करके दिखेगा मेनू बार में, आप वहां से इजिली नोट्स क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चले बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। सो ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी। और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो। आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एंड मेक मनी के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सो दोस्तों, केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12th के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा। आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में।
अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दिया। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर पीडीएफ का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस हॉर्नबिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोवर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बीइंग कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस पीडीएफ को खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो कि ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज़ आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी 1 हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते-करते, 2 हफ्ता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी। अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्टा, इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगो में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए, आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बीइंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। फिर यहाँ से वही नोट्स का अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार
डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बहुत और भी अच्छा है, ठीक है? ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है। तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ क्लिक करना है। आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी। होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।